अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जो टॉपिक अभी हम स्टार्ट करेंगे दैट इज़ वोकलाइजेशन। वोकलाइजेशन का मतलब होता है साउंड प्रोडक्शन। साउंड प्रोडक्शन आमतौर पे ये मेल न्यूरॉन्स प्रोड्यूस करते हैं साउंड्स ताकि वो रिप्रोडक्शन कर सकें। अब साउंड्स मुख्तलिफ़ तरह के प्रोड्यूस होते हैं ए न्यूरॉन्स के अंदर, वो हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन। सबसे पहला जो साउंड है दैट इज़ एडवर्टाइजमेंट कॉल। एडवर्टाइजमेंट कॉल मेल्स प्रोड्यूस करते हैं जब वो रिप्रोडक्शन करने के लिए एक जगह को ऑक्यूपाई कर लेते हैं, एक जगह को कब्ज़ा कर लेते हैं, जिसे हम टेरिटरी कहते हैं। टेरिटरी मेल की ऐसी जगह होती है जहाँ पर वो ब्रीडिंग करता है। तो फिर जब मेल एक टेरिटरी को ऑक्यूपाई कर लेता है तो वो एडवर्टाइजमेंट कॉल्स प्रोड्यूस करता है ताकि दूसरे मेल्स को ये पता चल जाए कि उसने ये वाली स्पेसिफ़िक जगह ऑक्यूपाई कर ली है। और साथ ही साथ इसका ये फंक्शन भी होता है कि ये फ़ीमेल्स को, ये एडवर्टाइजमेंट कॉल्स अट्रैक्ट करती हैं फ़ीमेल्स को ताकि वो ब्रीडिंग एरियाज़ पर आ जाएं। एडवर्टाइजमेंट कॉल जो होती है वो स्पीशीज़ स्पेसिफ़िक होती है, यानी कि एक स्पीशीज़ होती है वो जब एडवर्टाइजमेंट कॉल प्रोड्यूस करती है तो अपनी ही फ़ीमेल को उस एडवर्टाइजमेंट कॉल के ज़रिए से बुलाती है। जो दूसरी फ़ीमेल्स होती हैं दूसरी स्पीशीज़ की, वो अट्रैक्ट नहीं होती। एंड द रेपर्टोयर ऑफ कॉल्स फॉर ओनली वन स्पीशी इज़ लिमिटेड, यानी कि सेट जितना भी है ये कॉल्स का, एक स्पीशी जो मुख्तलिफ़ तरह की आवाज़ें प्रोड्यूस करती है वो स्पेसिफ़िक होती हैं, वो चंद एक आवाज़ें ही होती हैं, ठीक है। और हर स्पीशी की अपनी स्पेसिफ़िक वोकलाइजेशन होती है, ठीक है। अब इन एडवर्टाइजमेंट कॉल्स की वजह से जो ऑपोजिट मेट होता है उसके अंदर साइकोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल रेडीनेस प्रोड्यूस होती है कि वो रिप्रोड्यूस करे, वो ब्रीड करे। फीमेल्स जब अट्रैक्टिव एडवर्टाइजमेंट कॉल से अट्रैक्ट हो जाती हैं तो फिर वो उसके जवाब में रेसिप्रोकेशन कॉल्स प्रोड्यूस करती हैं, ठीक है। इससे ये पता चलता है कि दे आर रेडी टू रिप्रोड्यूस। रिसेप्टिवनेस शो करती हैं, यानी कि वो अपनी विलिंगनेस शो करती हैं, अब ये बताते हैं कि दे आर रेडी टू मेट, ठीक है। देन थर्ड टाइप की जो कॉल्स हैं दीज आर रिलीज़ कॉल्स, ठीक है। ये उस फ्रॉग से निकलती हैं जो कि रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता, ठीक है। अनरिस्पॉन्सिव फीमेल्स, यानी कि अगर फ़र्ज़ करें कि एक मेल जो है वो ट्राई कर रहा है कि वो इस फीमेल के साथ ब्रीड करे, बट वो फीमेल अगर रिस्पॉन्स नहीं दे रही, वो नहीं ब्रीड करना चाहती, तो वो रिलीज़ कॉल्स प्रोड्यूस करेगी, ठीक है। ख़ास तौर पे जब मेल उसके ऊपर इम्प्लेक्सस अटैम्प्ट करने की कोशिश करेगा, ठीक है। समटाइम्स रिलीज़ कॉल्स तब भी प्रोड्यूस होती हैं जब एक मेल फ्रॉग किसी दूसरे फ्रॉग के ऊपर एम्प्लेक्सस को करने की कोशिश करता है, लेकिन वो गलती से एक मेल फ्रॉग को फीमेल समझ बैठता है, तो तब फिर वो मेल फ्रॉग रिलीज़ कॉल्स प्रोड्यूस करता है कि ही इज़ नॉट द एग्जैक्ट ऑपोजिट मेट कि उसके साथ रिप्रोड्यूस किया जाए, ठीक है। नेक्स्ट है डिस्ट्रेस कॉल्स। डिस्ट्रेस कॉल्स रिप्रोडक्शन के साथ एसोसिएटेड नहीं है, ब्रीडिंग के साथ एसोसिएटेड नहीं है, और मेल और फीमेल दोनों डिस्ट्रेस कॉल्स प्रोड्यूस करते हैं। ये तब प्रोड्यूस की जाती हैं जब पेन हो रही हो किसी फ्रॉग को, या फिर उसे किसी प्रीडेटर ने पकड़ लिया हो, ठीक है। और ये डिस्ट्रेस कॉल्स इतनी ऊंची होती हैं कि प्रीडेटर इस आवाज़ से डर जाता है और फ्रॉग को छोड़ देता है, ठीक है। डिस्ट्रेस कॉल साउथ अमेरिकन जंगल फ्रॉग है जिसका नाम साइंटिफिक नेम है लेप्टोडेक्टाइलस पेंटाडेक्टाइलस। इसकी डिस्ट्रेस कॉल्स इतनी ऊंची होती हैं जैसे कि एक कैट जब तकलीफ़ में होती है तो जब वो ऊंची ऊंची स्क्रीमिंग आवाज़ प्रोड्यूस करती है रोने की, तो उसी तरह की इसकी डिस्ट्रेस कॉल्स होती हैं। लेप्टोडेक्टाइलस पेंटाडेक्टाइलस की पिक्चर देख लेते हैं। दिस इज़ द फ्रॉग। इसको हम कॉमन नेम कहते हैं स्मोकी जंगल फ्रॉग, और इसका साइंटिफिक नेम लेप्टोडेक्टाइलस पेंटाडेक्टाइलस है। शॉर्ट क्वेश्चंस या MCQs के हवाले से ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम बात करते हैं फ्रॉग के साउंड प्रोडक्शन अपरेटस के हवाले से। तो यहाँ पर इसका साउंड प्रोडक्शन अपरेटस दिखाया हुआ है, और इसमें हम देखते हैं कि इसके पास ये लंग है, ये एक साइड से नज़र आ रहा है, दूसरी साइड पे एक और लंग है, और इसके ऊपर यहाँ पर ये है इसकी लेरिंग्स, ठीक है, जो कि इस टाइम ओपन हुई हुई है, ठीक है। लेरिंग्स में आपको पता है कि इसमें ग्लॉटिस वगैरह भी यहाँ पर होता है, ठीक है। उसके बाद जी यहाँ पर आपको ये वोकल सैक नज़र आ रहा है। तो लेरेंजियल अपरेटस हम देखते हैं इधर लेरिंग्स में, यहाँ पर एक स्पेसिफिक अपरेटस मौजूद है जिसे लेरेंजियल अपरेटस कहते हैं, और वो उसमें क्या क्या मौजूद है वो देखते हैं। इसमें वोकल कॉर्ड्स होते हैं। अगर हम इस लेरिंग्स को कट करके देखें
तो यहाँ पर आपको उसका वो सेक्शन नज़र आ रहा है जो आपकी बुक में नहीं है, ठीक है। यहाँ पर नीचे से 2 लंग्स निकल रहे हैं, ये ब्रोंकस है, देन ऊपर ये सारा स्ट्रक्चर है, ठीक है। यहाँ पर आपको नज़र आ रहे हैं ये एक वोकल कॉर्ड है और एक ये वोकल कॉर्ड है, ठीक है। और यहाँ पर ये जो मज़ीद इसके यहाँ पर ये कार्टिलेजेस हैं जो कि इसके लेरिंग्स के साथ एसोसिएटेड है, ठीक है। तो यहाँ पर साथ ही साथ ये हमारे पास ये कंप्लीट हो गया लेरेंजियल अपरेटस जो हमने डिस्कस कर लिया। इसके नीचे यहाँ पर ये वोकल सैक है और एक लार्ज वोकल सैक इसमें मौजूद है, ठीक है। हमारे पास वोकल सैक जो होता है ये अमूमन बकल कैविटी के नीचे से एक डायवर्टिकुला की फॉर्म में, यानी कि एक्सटेंशन डायवर्टिकुला को कहते हैं। डायवर्टिकुला का मतलब होता है एक्सटेंशन, ठीक है। तो ये बकल कैविटी के नीचे एक एक्सटेंशन या डायवर्टिकुलम की फॉर्म में होता है, ठीक है। अब जो लंग्स में एयर होती है वो फोर्स की जाती है और फिर वो वोकल कॉर्ड्स की तरफ भेजी जाती है, ठीक है। वो लेरिंग्स यहाँ से हवा जो होगी वो इधर इस तरफ जाएगी, यहाँ पर लेरिंग्स लेरेंजियल अपरेटस में जाएगी और वहाँ पर वो एयर जो है वो वोकल कॉर्ड्स की तरफ चली जाएगी, ठीक है। और देन एयर जो है वो लेरिंग्स के कार्टिलेजेस की तरफ चली जाएगी। ये जो कार्टिलेजेस मैंने आपको बताए हैं इनकी तरफ हवा चली जाएगी, ठीक है। तो फिर उसके बाद ये कार्टिलेजेस वाइब्रेट करेंगे, वोकल कॉर्ड्स भी वाइब्रेट करेंगे और वोकल कॉर्ड्स की टेंशन को कंट्रोल करेंगे मसल्स। मसल्स कहाँ पर हैं? ये वाला एरिया, ये सारा मसल है, साथ ही साथ ये जितनी भी लाइनिंग है इसकी ये सारी मसल्स की फॉर्म में। मसल्स की कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन से वोकल कॉर्ड्स के ऊपर जो टेंशन है वो कंट्रोल की जाएगी, ठीक है। और इस तरह से साउंड की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा या कम की जा सकती है, ठीक है। तो इसके अलावा ये तो हमने देखा लेरेंजियल अपरेटस पे का फंक्शन किस तरह जैसे आवाज़ प्रोड्यूस होती है। इसके नीचे जो कि वोकल सैग है इसका क्या फंक्शन है? ये वोकल सैग जो है ये आवाज़ को मज़ीद बढ़ाता है, वॉल्यूम को मज़ीद इंक्रीज़ करता है और ये एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के तौर पे काम करता है, रेजोनेंस प्रोड्यूस करता है आवाज़ में, जिससे आवाज़ मज़ीद इंक्रीज़ हो जाती है। इसके अलावा अगर आप देखें तो ये आपकी बुक में पिक्चर दी हुई है, ये हमारे पास बूफू कॉग्नेटस फ्रॉग की है, बल्कि ये टोड है एक्चुअली। दिस इज़ बूफू कॉग्नेटस टोड और इसका कॉमन नेम है ग्रेट प्लेन्स टोड, ठीक है। ये बहुत बड़ा साइज़ में होता है, अमेरिका में पाया जाता है और इस टाइम पर इसका वोकल सैग जो है वो फुली इन्फ्लेटेड आपको नज़र आ रहा है, फुली भरा हुआ है इसके अंदर। इस लास्ट पैराग्राफ में वोकलाइजेशन का जो लास्ट पैराग्राफ है इसमें इसकी इम्पोर्टेंस को बताया हुआ है, इम्पोर्टेंस ऑफ वोकलाइजेशन डिस्कस की हुई है कि जो वोकलाइजेशन है इसकी क्या इम्पोर्टेंस है। वो ये कि वो स्पीशीज़ जो कि बहुत ही ज़्यादा दूर दूर तक हैबिटेट पे फैली हुई हैं, तो जब उन्होंने ब्रीड करना होता है ना तो उस टाइम पर वो सारी इकट्ठे होती हैं, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर एक जगह है और वहाँ पर एक ही पॉन्ड है, तो जब उनका ब्रीडिंग सीज़न आएगा तो तब मुख्तलिफ़ स्पीशीज़ जो हैं फ्रॉग की, टोड भी, फ्रॉग्स भी और फ्रॉग्स की भी जो डिफरेंट स्पीशीज़ हैं वो सब इकट्ठे होंगी, ठीक है ना, ब्रीडिंग करने के लिए। तो फिर हर स्पीशी ने अपनी ही स्पीशी का मेट जब रिकग्नाइज़ करना होगा तो वो डिफ़िकल्ट हो जाएगा, क्योंकि आपने मुख्तलिफ़ स्पीशी के, मैंने आपको फ्रॉग्स उनकी पिक्चर्स दिखाई हैं, तो एग्जैक्टली किसी को देख के वो रिकॉग्नाइज़ नहीं कर सकते, तो इस ये क्योटिक हो जाता है, यानी कि कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाती है। तो इस क्योस को, इस कन्फ्यूजन को रिड्यूस करने के लिए वोकलाइजेशंस यूज़ की जाती हैं। स्पीशीज स्पेसिफिक वोकलाइजेशंस होती हैं जिसके ज़रिए से स्पेसिफिक मेट्स जो होते हैं वो आपस में एक दूसरे को रिकॉग्नाइज़ कर लेते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है पेरेंटल केयर। पेरेंटल केयर यानी कि पेरेंट्स जो हैं वो अपने बच्चों की केयर करेंगे एम्फीबियंस में। तो जब पेरेंटल केयर होगी ना तो उसकी वजह से किसी भी एक अंडे का भी जो चांस है डेवलप होने का वो बढ़ जाता है, ठीक है। लेकिन इस पेरेंटल केयर में पेरेंट्स को बहुत ज़्यादा एनर्जी लगानी पड़ती है अपने ऑफस्प्रिंग्स की हिफाजत करने में, ठीक है। तो कॉमन फॉर्म ऑफ पेरेंटल केयर एम्फीबियंस में ये है कि अटेंड करें अपने एग क्लच को, यानी कि पेरेंट्स जो हैं वो अपने एग क्लच जो है, जो झुरमट है उनके अंडों का, उसकी हिफाजत करें। या तो कोई एक पेरेंट करेगा अमूमन, या मेल हो या फीमेल हो, ठीक है। अब मदर के अंदर अगर हम देखें तो माँ की केयर इसमें इस तरीके से है, इसको मैटरनल केयर कहते हैं कि ख़ास तौर पे मदर केयर हम उन स्पीशीज़ में देखते हैं जिनमें इंटरनल फर्टिलाइजेशन है, जैसे कि सैलमेंडर सिसिलियन में हमने देखा इंटरनल फर्टिलाइजेशन। और पेरेंटल केयर यानी कि बाप की केयर उन स्पीशीज़ में है जहाँ पर एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है, जैसे कि ए न्यूरॉन्स के अंदर, ठीक है। अब मदर या फादर
जो है यानी कि पेरेंटल या मैटरनल केयर में क्या क्या शामिल है, वो क्या करते हैं, इसकी मदर क्या करती है, इसका फादर क्या करता है, उसमें वो क्या करते हैं, एरेशन ऑफ एक्वाटिक एग्स, ठीक है, वो अपने अंडों की उनको हवा देते रहते हैं, ठीक है, इसके अलावा कि उनको एयर उनसे पास होती रहे इनकी कोशिश होती है, ठीक है, और वो अंडों को साफ़ करते रहते हैं। या फिर जो लैंड के ऊपर एग्स होते हैं उनको मॉइस्ट करते रहते हैं, उन पे पानी फेंकते रहते हैं, एग्स की प्रीडेटर से प्रोटेक्शन करते हैं, और कोई भी अंडा अगर मर जाए या इन्फेक्टेड एग्स हों, ख़राब हो जाए एग्स, उनको दूसरे एग से रिमूव कर देते हैं, ठीक है। अब वो स्पीशीज़ जिनकी डेवलपमेंट लैंड के ऊपर होनी होती है, तो उनके पेरेंट्स क्या करते हैं कि जब पानी में एग्स होते हैं तो उनको ट्रांसपोर्ट कर देते हैं लैंड पे, ताकि बाकी की डेवलपमेंट जो कि लैंड पे होनी है वो वहाँ पर की हो सके। इसके अलावा हम कुछ स्पीशीज़ को देख लेते हैं, जैसे कि जीनस पाइपा की जो फीमेल्स हैं वो अपने एग्स को अपनी बैक के ऊपर उन्होंने रखा होता है, जैसे कि आप इस पिक में देख सकते हैं। ये जीनस पाइपा की फ़ीमेल है और इसने अपनी बैक पे अपने एग्स को रखा हुआ है, और यहाँ से ही जो फ्रॉग्स डेवलप हो रहे हैं। इसके अलावा 2 स्पीशीज़ ऑफ रियोबैट्रैकस वर डिस्कवर्ड इन ऑस्ट्रेलिया विद इन लास्ट 30 ईयर्स। रियोबैट्रैकस हमारे पास स्पीशी ये है जो कि आपकी बुक में दिखाया भी हुआ है। यहाँ पर आप देख लें कि ये रियोबैट्रैकस स्पीशी होती है ना, ये अपने स्टमक के अंदर अपने एग्स को रखती है, और एग्स की डेवलपमेंट भी स्टमक में होगी, बाद में वो माउथ से इमर्ज हो जाएंगे। लेकिन जिस टाइम इसके स्टमक में एग्स की डेवलपमेंट हो रही होती है, वो उसका ब्रीडिंग टाइम होता है, और उस टाइम पर उसका स्टमक वो तकरीबन फिल हो जाता है, भर जाता है, और उसका स्टमक डाइजेस्टिव जूसेस नहीं प्रोड्यूस करता, वरना अगर वो प्रोड्यूस करेगा तो इसके बच्चे मर जाएंगे। तो हाँ, लेकिन अभी तक हमें ये नहीं पता कि किस तरीके से क्या ये अपने लार्वा को अपने माउथ के अंदर ले जाती थी, या फिर ये अपने एग्स को अपने माउथ के अंदर ले जाती है, और फिर वो स्टमक तक पहुँच जाते हैं एग्स, ठीक है। तो स्टमक तक या तो एग्स लेके जाती है अपने स्टमक में, या फिर ये अपने लार्वा को स्टमक में लेके जाती है, जिसके बाद फर्दर डेवलपमेंट होती है और जो छोटा फ्रॉग बन जाता है, लेकिन अपने माउथ से फिर बाद में फ्रॉग्स को निकाल देती है ये, ठीक है स्टूडेंट्स। अब इस स्पीशीज़ के इस ये जो रियोबैट्रैकस स्पीशीज़ के बारे में ये कहते हैं कि 1980 में हमें इसकी स्पीशी मिली थी, और उसके बाद इसकी कोई स्पीशी नहीं मिली, और ये ऑस्ट्रेलियन फ्रॉग है, ऑस्ट्रेलिया में हमें इसकी 2 स्पीशीज़ मिली थी, उसके बाद हमें ये स्पीशी नहीं मिली, लिहाजा हम इसको कह सकते हैं कि ये एक्सटिंक्ट स्पीशी हो चुकी हुई है। इसके अलावा सैलमेंडर और सिसिलियन में विविपैरिटी और ओविविपैरिटी बहुत ज़्यादा नज़र आती है, ठीक है। विविपैरिटी क्या होता है कि बर्थ देना अपने ऑफस्प्रिंग को, यानी कि वो अंडा नहीं प्रोड्यूस करेंगी, एग्स नहीं प्रोड्यूस करेंगी, वो डायरेक्ट बर्थ देंगी, ठीक है। ओविविपैरिटी में ये होता है कि एग प्रोड्यूस होता है मदर में, लेकिन एग हैच मदर के अंदर ही हो जाता है, और जो इमर्ज होता है मदर से, यानी कि जिसकी बर्थ होती है वो बेबी की बर्थ होती है, एग नहीं निकलता, ठीक है। नेक्स्ट हमने पढ़ना है मेटामॉर्फोसिस। अब मेटामॉर्फोसिस में चेंजेस आते हैं एनिमल्स के अंदर, और जब लार्वल स्टेज होती है, लार्वा के अंदर ऐसे चेंजेस आते हैं कि वो डर्ट में चेंज होता है। जो चेंजेस उसमें आते हैं वो बड़े अब्रप्ट चेंजेस होते हैं, बड़े तेज़ चेंजेस आते हैं, वो जो कि स्ट्रक्चरल में आते हैं, उनके फिजियोलॉजी के अंदर आते हैं, और उनके बिहेवियर में चेंजेस आते हैं, जिससे वो एडल्ट में चेंज होता है। डेफिनेशन है पहली 2 लाइंस में मेटामॉर्फोसिस की, वो आप याद कर लीजिएगा। उसके बाद हमारे पास कुछ फैक्टर्स हैं जो मेटामॉर्फोसिस को इफ़ेक्ट करते हैं, उनको डिस्कस कर लेते हैं कि मुख्तलिफ़ एनवायरमेंटल कंडीशंस, जैसा कि कितने ज़्यादा फ्रॉग्स हैं, क्राउडिंग जब ज़्यादा हो जाएगी तो उससे फ़ूड की अवेलेबिलिटी मुतासिर होगी, अब फूड कम हो जाएगा तो उससे टाइम ऑफ द मेटामॉर्फोसिस जो है वो चेंज हो सकता है, यानी कि टाइम ड्यूरेशन जितने में मेटामॉर्फोसिस होती है वो टाइम बढ़ भी सकता है। मेटामॉर्फोसिस को कंट्रोल कौन करता है? कंट्रोल ऑफ मेटामॉर्फोसिस हम देख लेते हैं। कंट्रोल ऑफ मेटामॉर्फोसिस जो है वो न्यूरोसेक्रीशंस के अंडर है, जैसे कि हाइपोथैलेमस की न्यूरोसेक्रीशंस, इसके अलावा एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड जिसको एंडीनो हाइपोफाइसिस कहते हैं उसकी हार्मोन्स, और थायराइड ग्लैंड, यानी कि इन 3 चीज़ों की जो सेक्रीशंस हैं वो सेक्रीशंस जो हैं वो
मेटामॉर्फोसिस को कंट्रोल करती हैं। ठीक है, अब मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस को हम डिस्कस करते हैं। इसमें जो सेसिलियन और सैलामेंडर के अंदर जो मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस आते हैं ड्यूरिंग मेटामॉर्फोसिस वो बहुत ही माइनर होते हैं, क्योंकि उनका जो लार्वा होता है वो अडल्ट से काफ़ी हद तक मिलता जुलता है, लेकिन जो हमारे पास ए न्यूरॉन्स हैं उनमें बहुत ज़्यादा मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस आते हैं। ठीक है, अमूमन चेंजेस में क्या तब्दीलियाँ आती हैं, जो मेटामॉर्फोसिस में तब्दीलियाँ आती हैं उसमें रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स डिवेलप हो जाते हैं, क्योंकि वो अडल्ट में चेंज होता है लार्वा, इसलिए उसमें रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स डेवलप हो जाते हैं। जो लार्वा में गिल्स मौजूद थे वो ख़त्म हो जाते हैं, और जो लार्वा में कॉर्डल फिन, अगर किसी स्पीशी के अंदर कॉर्डल फिन मौजूद है तो वो ख़त्म हो जाता है। ठीक है, अब हम एन्यूरा के अंदर मेटामॉर्फोसिस को देख लेते हैं। इसमें हमारे पास टैडपोल लार्वा होता है जो कि फ्रॉग में चेंज हो जाता है, और ये बड़ी ड्रामेटिकली चेंज होता है, इसके अंदर बहुत ज़्यादा चेंजेस आते हैं। वो चेंजेस हैं कि लिम्स और लंग डेवलप हो जाते हैं। पहले जो टैडपोल है उसमें लिम्स नहीं होते और उसमें लंग्स नहीं होते, उसमें गिल्स होते हैं, तो गिल्स ख़त्म हो जाते हैं और लंग्स डेवलप हो जाते हैं। टेल जो कि टैडपोल में होती है वो ख़त्म हो जाती है। इसके अलावा जो टैडपोल की स्किन जो होती है वो इतनी थिक नहीं होती, लेकिन जब वो फ्रॉग में चेंज होता है तो वो बहुत थिक हो जाती है। और उसके अलावा उसके हेड और डाइजेस्टिव ट्रैक में बहुत ज़्यादा चेंजेस आते हैं, क्योंकि पहले जो उसका डाइजेस्टिव ट्रैक था वो हर्बीवोरस फीडिंग न्यूट्रिशन के हवाले से था, लेकिन अब जो है उसमें उसने कार्निवोरस फीडिंग करनी है, तो लिहाजा डाइजेस्टिव ट्रैक में चेंजेस आ जाते हैं। अब ये पिक जो है ये आपकी बुक की नहीं है, लेकिन इससे आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा, थोड़ी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी कि मेटामॉर्फोसिस में क्या क्या तब्दीलियाँ आती हैं। सबसे पहले यहाँ पर देखें कि छोटे से टैडपोल हैं जो कि अंडर वाटर प्लांट में लगे हुए हैं। उसके बाद इनके अंदर गिल्स ये यूज़ करते हैं टैडपोल ब्रीदिंग करने के लिए, और इनके पास टेल भी होती है जिससे वो ग्रो करते हैं। लेकिन जब मेटामॉर्फोसिस में आती हैं तब्दीलियाँ, उसमें क्या होगा, सबसे पहले तो इसके हाइंड लेग्स अपीयर हो जाते हैं, पिछली वाली टांगें आ जाती हैं। उसके बाद ये इसकी जो टेल होती है ना, इसके अंदर ये फूड स्टोर किया होता है इसने। ठीक है, और देन उसके जो फ्रंट अपेंडेजेस है वो भी अपीयर हो जाएंगे। देन उसकी टेल शॉर्ट हो जाएगी और आहिस्ता आहिस्ता उसकी टेल जो है वो ख़त्म हो जाएगी और यंग फ्रॉग बन जाएगा। अब आपकी बुक में एक पिक्चर दी हुई है, ये वाली, ये मेटामॉर्फोसिस को एक्सप्लेन कर रही है, और ये राना टेम्पोरेरिया फ्रॉग है उसके बारे में बता रहे हैं, उसकी मेटामॉर्फोसिस को। ठीक है, पहले इस पिक्चर में आपको नज़र आ रहा है कि इसमें एग्स हैं और उससे निकल रहे हैं ये टैडपोल्स। ठीक है, इस टाइम पर इन टैडपोल्स के हाइपोथैलेमस और इसके एडिनोहाइपोफाइसिस से प्रोलैक्टिन की सेक्रीशन हो रही होती है, जो कि लार्वल स्ट्रक्चर्स को डेवलप कर रही होती है। ठीक है ना, लार्वा के स्ट्रक्चर डेवलप होते हैं, उसके गिल्स डेवलप हो रहे होते हैं, उसकी टेल डेवलप हो रही होती है इस टाइम पे। देन ये और ये तीनों पिक्चर जो हैं ये मेटामॉर्फोसिस को एक्सप्लेन करेंगी, लेकिन ये पिक्चर जो है ये बिफोर मेटामॉर्फोसिस है। ठीक है, जब मेटामॉर्फोसिस स्टार्ट होगी उस टाइम पर हाइपोथैलेमस का मीडियन एमिनेसेंस डेवलप हो जाएगा और वो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, अब थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन प्रोलैक्टिन की रिलीज़ को ख़त्म कर देगा और T3 और T4 ट्राईआइडोथायरोनिन और टेट्राआइडोथायरोनिन जो T3 और T4 होते हैं उनको प्रोड्यूस करेगा। तो T3 और T4 की वजह से इनके लिम्स की डेवलपमेंट हो जाएगी, टेल ख़त्म हो जाएगी, और मेटामॉर्फोसिस के दूसरे चेंजेस हैं जैसे कि गिल्स ख़त्म हो जाएंगे, स्टमक में चेंज आ जाएगा, और फाइनली एडल्ट फ्रॉग बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पीडोमॉर्फोसिस के बारे में डिस्कस करेंगे। पीडोमॉर्फोसिस क्या होता है कि हमारे पास अभी लार्वल बॉडी फॉर्म है और वो एडल्ट बॉडी फॉर्म में चेंज हो रही है, लेकिन अभी कम्प्लीटली एडल्ट बॉडी फॉर्म नहीं आई, लेकिन उसमें सेक्सुअल मैच्योरिटी आ गई है। तो लाइफ टाइम उसके अंदर वही लार्वल जो है करेक्टर्स रहेंगे और वो सेक्सुअल मैच्योरिटी भी अटेन कर जाएगा, तो इसे पीडोमॉर्फोसिस कहते हैं। ठीक है, हमने बहुत सारे एम्फीबियंस में पीडोमॉर्फोसिस देखी है, लेकिन पीडोमॉर्फोसिस में क्यों होती है इसको हम बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं बाय एक्सप्लेनिंग मेटामॉर्फोसिस। ठीक है, सैलामेंडर्स में हमने देखा है कि उनमें पीडोमॉर्फोसिस होती है। क्यों उनके अंदर मेटामॉर्फोसिस होती है? क्योंकि उस सैलामेंडर की जो बॉडी के सेल्स हैं वो थायराइड हार्मोन्स को रिस्पॉन्ड नहीं कर पाते, या फिर उनके जो बॉडी होती है वो थायराइड हार्मोन्स या जो मेटामॉर्फोसिस एसोसिएटेड हार्मोन्स हैं वो प्रोड्यूस नहीं कर पाती। ठीक है, यानी कि या तो सेल्स नहीं रिस्पॉन्ड कर रहे हैं या वो हार्मोन्स ही प्रोड्यूस नहीं हो रही थी, इसलिए सैलामेंडर्स में पीडोमॉर्फोसिस होती है। लेकिन कुछ सैलामेंडर की फैमिलीज़ ऐसी हैं कि जिनमें सेल्स भी रिस्पॉन्ड कर रहे थे, हार्मोन्स भी प्रोड्यूस हो रहे थे, लेकिन वो वैसे ही पीडोमॉर्फोसिस प्रोड्यूस करते हैं, पीडोमॉर्फोसिस दिखाते हैं, और उनके अंदर ये रूल होता है, यानी कि उनके अंदर उनकी डेवलपमेंट में पीडोमॉर्फोसिस ही होती है।
जबकि कुछ फैमिलीज़ ऐसी हैं जिसमें पीडोमॉर्फोसिस कुछ में ज़्यादा होती है और कुछ में कम होती है, और ये एनवायरमेंटल कंडीशन की वजह से होती है। अगर फूड की अवेलेबिलिटी नहीं है और मेटामॉर्फोसिस नहीं हो पा रही तो उसकी वजह से जो है पीडोमॉर्फोसिस हो जाएगी। तो यानी कि लार्वल बॉडी फॉर्म में ही सेक्सुअल मैच्योरिटी अटेन हो जाती है। तो दिस वाज ऑल अबाउट मेटामॉर्फोसिस। तो अब आज के लिए इतना ही पढ़ना है। अल्लाह हाफिज़।